जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 21 सितंबर 2022 और 21 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपकी भी घंटी बज जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि परीक्षा में लगभग जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे अब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, हमारे वीडियो से ही मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन है कि सफलता उनके लिए नहीं बनी जो असफलताओं से मायूस हो जाते हैं। बड़ी अच्छी लाइन लिखी मेरे प्यारे मित्रों, सफलता उनके लिए नहीं बनी जो असफलताओं से मायूस हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी आपको अपनी असफलता से मायूस नहीं होना है। अगर आप अपनी असफलता से मायूस हो गए तो आप गिव अप कर देते हैं, और यदि आप गिव अप कर दिए तो आपको सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है और अपनी असफलता से मायूस नहीं होना है। आइए आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। भैया किसकी तर्ज पर? नीति आयोग की तर्ज पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। महाराष्ट्र राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है। यह संस्था राज्य में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार जैसे क्षेत्रों में भारी बदलाव लाने में क्या करेगा भैया? मदद करेगा। ठीक है भैया, किसकी तर्ज पर स्थापित करेगा? नीति आयोग की तर्ज पर, है ना। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसकी नीति आयोग की। नीति आयोग का गठन कब हुआ था भैया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? क्या है? योजना आयोग। यानी जो नीति आयोग बनाया गया, गठित किया गया, ये किसके स्थान पर गठित किया गया है? योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया, है ना। यानी 2015 से पहले नीति आयोग क्या था? योजना आयोग था। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ? नीति आयोग का नई दिल्ली में। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो भैया वर्तमान में अगर पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन भैया? नरेंद्र मोदी है। आगे है कि यह भारत सरकार द्वारा गठित संस्था है। क्या भैया? यह भारत सरकार द्वारा गठित संस्था है और इसे सरकार का क्या कहते हैं? थिंक टैंक कहते हैं। इसे सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार बनाएगी तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या भैया? मुंबई। भाषा मराठी। महाराष्ट्र में जिले कितने हैं? 36। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। मेरे प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र और ये गुजरात, ये दोनों पहले एक ही राज्य के रूप में थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे? बॉम्बे कहते थे। क्या कहते थे भैया? बॉम्बे कहते थे। 1 मई 1960 को बॉम्बे को काट करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र राज्य में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288 है। मुंबई को क्या कहते हैं भैया? आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा किया गया। जैसे महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में आता है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, और एक आता है महत्वपूर्ण है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। बात करते हैं महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों के बारे में। तो महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों में है अजंता एलोरा गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, धार्मिक स्थल शिरडी, हिल स्टेशन पंचगनी, हिल स्टेशन लवासा और महाबलेश्वर इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थल है। कहाँ के भैया? महाराष्ट्र के। आगे है मुंबई के दर्रे। मेरे प्यारे मित्रों, मुंबई में प्रमुख रूप से 2 दर्रे हैं, एक है थालघाट दर्रा और एक है भोरघाट दर्रा। क्या है? एक है थालघाट दर्रा, एक है भोरघाट दर्रा। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ है मैप में आप लोग देख लीजिए कि मैप में मुंबई का ये जो लाल वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, यही है क्या भैया? महाराष्ट्र है ना। क्या है? महाराष्ट्र है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने आज के दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों उड़ीसा। इसका सही उत्तर है उड़ीसा, है ना। आइए आगे जानते हैं क्या कुछ है भैया इसमें है
कह रहा है कि उड़ीसा सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि से राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर कितना हो जाएगा भैया, 34% हो जाएगा। अभी तो प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है ना। चलिए बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं भैया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की भाषा उड़िया। उड़ीसा में कुल कितने ज़िले हैं, 30। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल। जो उड़ीसा है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है भैया। कहाँ, भारत के पूर्वी तट पर। और उड़ीसा 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अगर बात किया जाए उड़ीसा की और उड़ीसा की स्थापना की, तो उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब भैया, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और अगर बात किया जाए उड़ीसा के अन्य नामों की, तो उड़ीसा के अन्य नामों में उत्कल और कलिंग शामिल है। यानी आप उड़ीसा को क्या कह सकते हैं, उत्कल भी कहते हैं और कलिंग भी कहते हैं, है ना। अगला पॉइंट इसी में है कि उड़ीसा में ही महानदी प्रवाहित होती है। कौन सा भैया, उड़ीसा में ही महानदी प्रवाहित होती है, जिस पर हीराकुंड बांध बनाया गया। क्या, हीराकुंड बांध। कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया। अच्छा, अगर पूछ ले हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तब उड़ीसा राज्य में। अच्छा, पूछ ले अगर कि महानदी किस राज्य में है, तब किस राज्य में भैया, किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में, है ना। ये जो हीराकुंड बांध है भैया, हीराकुंड बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा बांध है ना। आइए आगे बात करते हैं उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो उड़ीसा में कुछ इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान है। जिससे पहला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भैया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। मैं जितना नाम ले रहा हूँ सारा का सारा पूछा जा चुका है मेरे प्यारे में, तो ध्यान रखिएगा। अगला है हृदयगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, टिकरापारा वन्यजीव अभयारण्य। ये सभी कहाँ के भैया, उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। अच्छा, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए। जो नेशनल पार्क होता है यानी वन्यजीव अभयारण्य होता है, और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है और जो वन्यजीव अभयारण्य होता है। राष्ट्रीय उद्यान को कभी भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य से राष्ट्रीय पार्क बनाया जा सकता है। ये बहुत कॉमन फैक्ट है, इसको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको ध्यान रखिएगा कि नेशनल पार्क को वन्यजीव अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता, और लेकिन वन्यजीव अभयारण्य को आप नेशनल पार्क बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वो छोटा होता है, और वन्यजीव अभयारण्य का जो क्षेत्रफल होता है वह काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। क्या भैया, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि एक विज्ञान पत्रिका जारी होता है जिसका नाम है विज्ञान प्रगति। इसको क्या मिला भैया, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। कह रहा है कि जो विज्ञान प्रगति नामक विज्ञान पत्रिका जारी किया जाता है किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है CSIR के द्वारा। किसके द्वारा भैया, CSIR के द्वारा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें। CSIR द्वारा राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति जारी की जाती है। यानी विज्ञान प्रगति ये जो पत्रिका है विज्ञान की, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, CSIR के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर। आगे है कि विज्ञान प्रगति भारत की सबसे लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका में से एक है। अच्छा, हालांकि हमने तो खुद पढ़ा इस पत्रिका को, कई बार पढ़ा है। ये पत्रिका लगभग 30 रुपये की आती है, और इसमें जो नए कह लीजिए खोज होते रहते हैं, जो मतलब छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों तक जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, वो उनका सारा का सारा चर्चा किसमें किया गया होता है भैया, इस विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका में उसका उल्लेख किया गया होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ेदार होता है ना, बहुत ही आनंद आता है इसको पढ़ने में, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब पत्रिका को, है ना। चलिए, CSIR ने 1952 में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। यानी जो विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था, 1952 में। किसने शुरू किया था, CSIR ने शुरू किया था। आइए मेरे प्यारे मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को
किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी अब उसको पूरी तरह से हटा दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर 1 INS अजय P34, यानी INS अजय P34 को सेवा मुक्त कर दिया गया ना। आइए कुछ और जानते इसके बारे में। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को INS अजय P34 नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया। कब किया गया? 19 सितंबर 2022 में। INS अजय P34 ने कुल कितने साल अपनी सेवा दी है भैया? कुल 32 साल तक अपनी सेवाएं दी है। बात करते हैं यहाँ पर किसकी भैया? INS अजय P34 की। तो ये आपके सामने है INS अजय P34, यह नौसेना के लिए समर्पित था। तो यहाँ पर है भैया भारतीय नौसेना का लोगो, यानी भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह आपके सामने है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो नौसेना के बारे में जान लेते हैं कि जो नौसेना या भारतीय सशस्त्र सेना का ही एक भाग है। ठीक, इसका रंग क्या होता है भैया? इसका रंग नेवी ब्लू और सफ़ेद होता है। क्या होता है? नेवी ब्लू और सफ़ेद होता है। कई बार पूछा जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है भैया 4 दिसंबर को। देखिए, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक, और थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और शायद ध्यान नहीं आ रहा है मुझे इस समय, 8 अक्टूबर को शायद मनाया जाता है एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अच्छा बात करते हैं कि ये जो नौसेना है उसका सेनापति कौन होता है? तो सेनापति होता है भैया राष्ट्रपति। देखिए, चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, तीनों का ही सेनापति कौन होता है भैया? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भैया, वर्तमान में सेनापति कौन है, तो वर्तमान में कौन कहे जाएंगे भैया? द्रौपदी मुर्मू कहे जाएंगी। ठीक है, और नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एडमिरल आर हरि कुमार है। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार है। आइए आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा, कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव यानी मेयर कॉन्क्लेव, मेयर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों गुजरात। इसका सही उत्तर है गुजरात। आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं, अन्य जानकारियों के बारे में। कह रहा है कि पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय, कितना भैया? 2 दिवसीय मेयर कॉन्क्लेव यानी कि महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक, कहाँ किया है? गुजरात के गांधीनगर में। पीएम ने बीजेपी के नेतृत्व वाले नगर निगम के मेयरों से अपने शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। यानी इसका जो भैया उद्घाटन किया गया है, इसका जो सम्मेलन किया गया है, किस लिए किया गया है? यानी जो भी बीजेपी के नेतृत्व में नगर निगम आते हैं, उनके जो मेयर हैं भैया, मेयर यानी अध्यक्ष के रूप में देख सकते हैं इनको, अपने मेयरों को इन्होंने कहा है भैया आप लोग अपने अपने शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करिए, है ना। किसने कहा भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भैया यह कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में आयोजित किया गया है। जान लेते कुछ गुजरात के बारे में। पहले यहाँ देखिएगा जो लाल वाला क्षेत्र है ये क्या है? गुजरात है। और इसके नीचे जस्ट ये वाला क्षेत्र क्या था भैया? महाराष्ट्र था। अभी हमने ऊपर महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा किया कि इन दोनों का ही गठन कब किया गया था भैया? गठन 1 मई 1960 को किया गया था। चूँकि ये दोनों किसके हिस्सा थे? ये दोनों ही किसके भाग थे भैया? ये दोनों ही बॉम्बे के भाग थे। बाद में ये जो आपका महाराष्ट्र है यह मराठी भाषा के रूप में अलग हो गया और गुजरात गुजराती भाषा के रूप में अलग हो गया। आइए जानते हैं गुजरात के बारे में अन्य जानकारियाँ। गुजरात की राजधानी क्या भैया? गांधीनगर। गुजरात में कुल जिले कितने हैं? 33। भाषा क्या भैया गुजरात की? गुजराती। गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। लोकसभा सीटें कितनी हैं इसमें भैया? 26 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। विधानसभा सीटें कितनी भैया? 108 है। कितना है? एक सेकेंड बता रहे हैं, 108 नहीं 182। कितना भैया? विधानसभा सीटें कितनी है? 182 है। ठीक, कितना है? 182 है। आगे और अन्य जानकारियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए कह रहा है गुजरात पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, उधर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो कह रहा है कि जो गुजरात है पश्चिमी तट पर स्थित है। और हाँ, गुजरात के बारे में एक बात और जान लीजिए। देखिए यहाँ से ये गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान की सीमा बनती है। यानी गुजरात एक देश से भी सीमा बनाता है। किससे? पाकिस्तान से, जिसकी चर्चा हमने नीचे किया है। और गुजरात का इसके इधर वाला भाग क्या भैया? पूरा पानी से घिरा, यानी उसके नीचे वाला क्षेत्र क्या हो जाता है? तटीय हो जाता है। तो भैया गुजरात एक ऐसा राज्य इधर गुजरात और इधर एक और राज्य पश्चिम बंगाल, है ना। गुजरात और पश्चिम बंगाल ये 2 ऐसे राज्य भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और
तटीय सीमा भी बनाते हैं ना। कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल। आइए बात करते हैं आगे। गुजरात पश्चिमी तट पर स्थित है। यह सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। कई बार तो आपसे पूछा है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ठीक है, बिल्कुल। यह जल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से लगती है, जैसा कि बेबी हमने आपको समझाया और बताया। गुजरात 3 राज्यों से सीमा बनाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगर आप मैप पे देखना चाहेंगे तो देखिएगा, ऊपर से राजस्थान, इधर से है मध्य प्रदेश और इधर से है महाराष्ट्र। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह एक देश से भी सीमा बनाती है, यानी एक देश से भी लगती है। किससे? पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। तो गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किसके लिए फेमस है भैया? आपसे कई बार पूछा है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो आपका सही उत्तर होता है हमेशा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, या फिर पूछता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तीसरा है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। फिर है नारायण सरोवर अभ्यारण्य। फिर खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, भावनगर ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ के भैया? गुजरात के, जो कि सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का, विश्व में पहली बार वन्यजीव का मतलब होता है जो वन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। क्या बनाया भैया? सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है, यानी खुद से बनाया है। ध्यान दीजिएगा, क्लोन का मतलब होता है कि जोड़ना, है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो किसने बनाया भैया? क्लोन किसने बनाया आर्कटिक भेड़िए का? ये बनाया है चीन ने। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि चीन ने विश्व में पहली बार वन्यजीव और नहीं रहेगा। ठीक है, चीन ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। यह कारनामा बीजिंग स्थित सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने किया है। किसने किया भैया? बीजिंग स्थित सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने किया है। और इस भेड़िए का नाम क्या रखा गया भैया? इस भेड़िए का नाम रखा गया है माया। ठीक है, और जो अभी लगभग कितने ही दिन का है भैया? जो भी लगभग 100 दिन का है। और अगर बात किया जाए कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था बीजिंग के एक लैब में। ठीक है, यानी इसको बनाया गया है। ठीक है, चाइना वाले इतने आगे हैं कि भैया जब चाइना वाले कृत्रिम सूर्य बना सकते हैं, जो सूर्य की इतना ही ऊर्जा और हमको क्षमता दे सकता है, शक्ति दे सकता है, तो सोचिए क्या नहीं कर सकता है ना। ये समुद्रों को पाट करके द्वीप तक बना दिए हैं। बस इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए, चाइना और अमेरिका में इस बात को हमेशा लेके होड़ लगी रहती है कि कौन सुपर पावर बनेगा, कौन सुपर पावर बनेगा। हालांकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सुपर पावर कौन बना हुआ है भैया? अमेरिका बना हुआ है। ठीक है, और चीन उसको पीछे करने की फिराक में हमेशा लगा रहता है। और चाइना वाले बाहरी चीज़ों को यूज नहीं करते, चाइना वाले खुद की चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन और अन्य देश क्या करते हैं? सभी देशों की चीज़ों को यूज करते हैं ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप अभी YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये YouTube जो है दुनिया के सभी देशों में चलता है, लेकिन चीन में नहीं चलता। चीन में YouTube की जगह चलता है यूकू चलाते हैं, ये लोग यूकू चलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से चाइना वाले क्या होते हैं? अपने लिए प्रतिबद्ध होते हैं ना। यही है भैया क्या? जंगली यानी कि वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया। जो वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया है वो दिखने में कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं किसने बनाया भैया? चाइना ने बनाया है। तो चाइना के बारे में ज़रा सा बात करते हैं। देखिए, पीछे मैंने वर्ल्ड मैप लगाया है और वर्ल्ड मैप में ये रहा आपका चाइना, जो गोला में हमने अभी आपको दिखाया। ठीक, बात करते हैं चाइना की। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की भाषा है मंदारिन। मुद्रा है युआन। क्या है भैया? मुद्रा युआन है। अगर बात किया जाए कि एशिया महाद्वीप, चाइना किस महाद्वीप का देश है, तो चाइना एशिया महाद्वीप का देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा भैया? चाइना है। कौन है? चाइना, जनसंख्या की दृष्टि से। और पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। और चाइना का स्थान किस पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। किस पर भैया? तीसरे नंबर पर आता है ना, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर 1 पर आता है। ठीक, 6 प्रश्नों को हमने देखा। आप देख लेते जो अन्य प्रश्न है उनको वन लाइनर फॉर्म में हम लोग देखते हैं ना। तो वन लाइनर फॉर्म में देखें तो पहला प्रश्न है कि कौन सी गुजराती फिल्म को 95 में क्या रहेगा? 95 में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, वहाँ पर हिंदी में लिख दिए हैं हम। 95वें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर भैया छेल्लोसो। क्या है?
छेल्लो शो को गुजराती फिल्म के 95वें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया। किसको? छेल्लो शो को। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान यानी AIBD की 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। ठीक, इस संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किसका मतलब AIBD की स्थापना कब किया गया था? 1977 में। ठीक है, अभी हाल ही में इसका अगर हिंदी फुल फॉर्म देखें तो होता है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, इसकी 47वीं वार्षिक सभा हुई थी और इसका उद्घाटन किसने किया था भैया? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने किया था? अनुराग ठाकुर ने किया था। ठीक है, और AIBD की पूछ रहा है भैया स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1977 में हुआ था। आज का वर्ल्ड लर्नर के रूप में तीसरा प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धर्मशाला में किया गया। भैया कोई ऐरा गैरा धर्मशाला नहीं है। जो धर्मशाला नामक स्थान है वो कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश में है ना। धर्मशाला नहीं बनाया गया मंदिर वाला। ठीक है, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आज का चौथा है भैया प्रश्न आपका वन लाइनर, कह रहे कि भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी कमान में। कहाँ भैया? दक्षिणी कमान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। कौन सा भैया? 2023 की सेना परेड दिवस को। ठीक है, बिल्कुल। पाँचवा प्रश्न कह रहा है वन लाइनर कि वर्ष 2022 के लिए AIBD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? AIBD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर भैया मयंक अग्रवाल, जो कि CEO क्या है भैया? जो कि प्रसार भारती के क्या हैं? प्रसार भारती के CEO हैं, है ना। कौन है भैया? मयंक अग्रवाल है। इन्हें किसे सम्मानित किया गया है? AIBD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? इसके 2 दिन पहले वाले वीडियो में, 2 दिन पहले वाले जो करंट वीडियो है उसमें हमने इसकी चर्चा किया था कि हाल ही में ओजोन दिवस कब मनाया गया ना। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, और भैया घंटी को भी दबवाइए। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।